गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे हैं फ्रांस का संविधान, और फ्रांस के संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है अपन उन सबको क्लियर कर चुके हैं। आज अपन शुरू करेंगे फ्रांसीसी संविधान का अंतिम टॉपिक, फ्रांस में राजनीतिक दल। देखिए, अगर अपने राजनीतिक दलों के बारे में बात करें तो विश्व में इन्हें गिने ही देश है जहाँ पर राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। इस बात को समझिएगा आप, कि संवैधानिक मान्यता का तात्पर्य है कि राजनीतिक दलों का उल्लेख संविधान में होना। अगर अपन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की बात करें या विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र अमेरिका की, इनके यहाँ पर भी संविधान में राजनीतिक दलों का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि विश्व में समस्त देशों में दलीय प्रणाली है और दलीय प्रणाली के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। मोटे तौर पर हम विश्व की दलीय प्रणाली को 3 रूप में बांट सकते हैं: एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय। एक दलीय व्यवस्था उन देशों में पाई जाती है जहाँ सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं होती है, जैसे कि चाइना। द्विदलीय लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ रूप है जो अमेरिका या ब्रिटेन जैसे देशों में पाई जाती है। विश्व के अधिकांश देशों में जो दलीय प्रणाली है उसको हम बहुदलीय प्रणाली के रूप में रखते हैं। बहुदलीय का मतलब जहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक परिवेश में बहुत सारे दल विद्यमान होते हैं और समस्त दल, चाहे उनकी विचारधारा किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, समस्त दल मिलकर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इन दलों की अपनी कोई विचारधारा भी हो सकती है और इनका कोई कार्यक्रम भी हो सकता है जिसको आधार बनाकर ये जनता के सामने जाते हैं। आज अपन ये देखने का प्रयास करेंगे कि फ्रांस में किस प्रकार से राजनीतिक दल अस्तित्व में आए और किस प्रकार से वर्तमान में फ्रांसीसी शासन व्यवस्था में दल अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं और किस प्रकार से शासन व्यवस्था को प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रांस में राजनीतिक दल, सभी शासन व्यवस्थाएं राजनीतिक दलों पर आधारित होती है। चाहे किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, चाहे वो सर्वाधिकारवादी हो चाहे लोकतांत्रिक हो, सभी देशों में दल अवश्य होते हैं। हम चीन जैसे पड़ोसी देश जो सर्वाधिकारवादी व्यवस्था वाला है, या पूर्व में इटली, जर्मनी, जापान जैसे देश जो तानाशाही व्यवस्था वाले थे, या वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं जहाँ विद्यमान है, सब जगह दल अवश्य है। चाहे दल हो किसी भी प्रकार के, लेकिन दल अवश्य होते हैं। वर्तमान में हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार के शासन व्यवस्था की कल्पना बिना राजनीतिक दलों के नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती। यानी कि जो भी राजनीतिक दल होते हैं, प्राय किसी भी देश में इन दलों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं होती। लेकिन फ्रांस इसका अपवाद है, क्योंकि फ्रांस में दलीय व्यवस्था को स्पष्ट रूप में संविधान में बतलाया गया है। फ्रांस के अलावा चीन भी एक ऐसा देश है जिसके संविधान में चीनी साम्यवादी पार्टी का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यानी चीन में भी दल को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है और उसी प्रकार से फ्रांस में भी दल को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 4 में राजनीतिक दलों के बारे में स्पष्ट घोषणा की गई है। इसमें बतलाया गया है, संविधान के अनुच्छेद 4 ये कहता है कि फ्रांसीसी शासन व्यवस्था का आधार राजनीतिक दल होंगे और राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दल और उनके गठन की पूरी आज़ादी होगी। और ये अनुच्छेद 4 जो है ये राजनीतिक दलों के बारे में मोटी मोटी बातों का उल्लेख कर देता है। चलिए अपन बात करते हैं फ्रांसीसी दल पद्धति की विशेषताएं। हम ये जानेंगे विशेषताओं के माध्यम से कि फ्रांस में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है और उनका क्या मोटा मोटा स्वरूप है। पहली है बहुदलीय पद्धति। जैसे भी मैंने उल्लेख किया आपको कि विश्व में मोटे तौर पर हम 3 प्रकार की दलीय व्यवस्थाएं देखते हैं: एक दलीय,
द्विदलीय और बहुदलीय। फ्रांसीसी शासन व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। चतुर्थ गणतंत्र से पूर्व से लेकर फ्रांस में हमेशा ही बहुदलीय पद्धति रही। हम वर्तमान जो संविधान की बात कर रहे हैं जो 1958 में लागू हुआ था, इसको पंचम गणतंत्र का संविधान कहा जाता है। उससे पूर्व चतुर्थ गणतंत्र का संविधान मौजूद था और उससे भी पहले की बात करें तब भी फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था रही है। चतुर्थ गणतंत्र में भी बहुदलीय व्यवस्था रही थी और पंचम गणतंत्र यानी वर्तमान में भी फ्रांस में बहुदलीय व्यवस्था रही है। इनका उदय और विकास बहुत सरलता से होता है और इसी कारण फ्रांस में हमेशा ही प्राय दल बनते ही चले जाते, बनते ही रहते हैं। और चूंकि इनके गठन के बारे में कोई विशेष प्रावधान नहीं है, इसलिए अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग विचारों के आधार पर दलों का निर्माण कर लेते हैं। राष्ट्रीय संकट के समय इनकी बाढ़ आ जाती है और संकट समाप्ति पर स्वतः लुप्त हो जाती है। यानी कि जब भी कोई ऐसा बड़ा संकट फ्रांस के ऊपर आता है तब बहुत सारे दल पैदा हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही संकट समाप्त होता है दल भी समाप्त हो जाते हैं। इसका तात्पर्य ये निकलता है कि संकट के समय सब अपनी अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए राजनीतिक दलों का निर्माण कर लेते हैं। इसलिए बहुदलीय पद्धति के कारण से वहाँ पर समय के साथ दल बनते ही चले जाते हैं और संकट के समय ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकट हो जाते हैं। दलों के संसदीय तथा बाहरी संगठन में भेद, इसका मतलब ये निकलता है कि दलों का जो संगठन है और उनका जो बाहरी स्वरूप है उनमें काफ़ी अंतर है। कैसे? फ्रांस की संसद में कुछ ऐसे दल हैं जिनका संसद के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, वो संसद में ही है, संसद के बाहर नहीं। जब भी चुनाव होते हैं दल बन जाते हैं और उनमें से किसी दल को 1, किसी को 2 सीटें प्राप्त होती है। सारे के सारे दल मिलकर संसद में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर देखिए उनका संसद से बाहर तो उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे भारत में कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी या जितने भी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं उनका एक बड़ा संगठन है, उनका एक बड़ा जन आधार है, उनके बहुत बड़े मात्रा में कार्यकर्ता है, उनकी विचारधारा है, उनका संगठन है। लेकिन वो ऐसा ढांचा फ्रांस में नहीं पाया जाता। इसलिए कुछ ऐसे दल हैं जिनका संसद से बाहर तो कोई अस्तित्व ही नहीं है और कोई उनको जानता था कि नहीं। और दोनों सदनों में भी एक दल अलग अलग नामों से कार्य करता है। इसका मतलब जैसे वहाँ पर संसद के 2 सदन है, राष्ट्रीय सभा और सीनेट। राष्ट्रीय सभा में वही दल किसी और नाम से काम कर रहा है और सीनेट में वही दल किसी और नाम से जाना जा रहा है। यानी कि एक ही संसद में, संसद के दोनों सदनों में एक ही दल अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। वास्तव में ये दल नहीं बल्कि गुट, सही कहा जाए तो इनको हम दल नहीं कह सकते। ये राजनीतिक दल भले ही फ्रांस की परिभाषा में दल कहलाते होंगे, लेकिन वास्तव में ये दल नहीं है बल्कि गुट है, जो गुटीय स्वार्थों को ध्यान में रखकर पैदा हो जाते हैं। भारत, अमेरिका, ब्रिटेन आदि में दलों में संसद के अंदर व बाहर एक रूपता पाई जाती है। यानी कि जैसे कि वो संसद के अंदर है वैसे ही संसद के बाहर भी है। चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, चाहे भारत की बात करें, तो इनमें अंतर नहीं पाया जाता। लेकिन फ्रांस में इनमें भारी अंतर पाया जाता है। वो दल संसद के अंदर कुछ और है, संसद के बाहर कुछ और, कई तो ऐसे जो संसद के बाहर है ही नहीं। दलों के वर्गीकरण में कठिनाई। फ्रांस में दलों की अनेकता के कारण इनका विभाजन संभव नहीं है। हम इनको किस कैटेगरी में नहीं रख सकते कि ये फला विचारधारा के है, ये दक्षिणपंथी है, ये वामपंथी है, ये धार्मिक है, या ये वो है, या वो है। ऐसा कोई उनका विभाजन हम स्पष्ट रूप से नहीं कर सकते। इन्हें धर्म, वामपंथी, दक्षिणपंथी, मध्य मार्गी किसी भी वर्ग में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इनकी कोई निश्चित विचारधारा नहीं है। और निश्चित विचारधारा नहीं होने के कारण से हम इनका स्पष्ट वर्गीकरण नहीं कर सकते। भारत में हम कह सकते हैं जैसे हिंदू महासभा है, मुस्लिम लीग है, ये धार्मिक दल है। जैसे कि जो जितने भी वामपंथी दल है, साम्यवादी पार्टी से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कह लिया जाए या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कह लिया जाए, हम इनको कह सकते हैं कि ये वामपंथी पार्टियां हैं। लेकिन इस प्रकार का वर्गीकरण हम फ्रांस के संदर्भ में नहीं कर सकते। अनुशासनहीनता और ढीला संगठन। फ्रांस में राजनीतिक दलों का कोई सुदृढ़ संगठन नहीं है, नहीं इनको कोई कार्यक्रम व विचारधारा है। भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में स्पष्ट रूप से राजनीतिक दलों का संगठन होता है
उनके पदाधिकारी होते हैं, उनके कार्यालय होते हैं, उनका संविधान होता है, उनका कोष होता है, उनकी विचारधारा होती है, उनके कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन फ्रांस में आपको ये सब कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ना तो इनका कोई संगठन मिलेगा, ना इनका कोई कार्यक्रम मिलेगा, ना ही इनकी कोई विचारधारा होगी। हम इनको इस रूप में नहीं कह सकते कि वो एक प्रकार के सुदृढ़ संगठन में बंधे हुए, ऐसा फ्रांस में देखने को नहीं मिलता। मतदान में भी ये दलीय अनुशासन की परवाह नहीं करते और दल के आदेशों के विरुद्ध मतदान करते हैं। अगर दल इनको कुछ कह भी दे कि हमें इस मुद्दे पर संसद में इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में अपना मतदान करना है, तब भी ये दलीय अनुशासन की परवाह नहीं करते और अपनी मर्जी से वोट डालते या अपनी मर्जी से मतदान करते हैं। ये किसी के भी पक्ष में मतदान कर सकते हैं क्योंकि इनका अनुशासन कठोर नहीं है और न ही सुदृढ़ संगठन है, और इस कारण से अनुशासनहीनता वहां पर देखी जा सकती है। दबाव गुट या लॉबी। फ्रांस में दलों के अतिरिक्त आर्थिक, धार्मिक, श्रमिक और बौद्धिक दबाव गुट है। हालांकि इनका प्रभाव कम है, लेकिन फिर भी ये राजनीति को प्रभावित करते हैं। एक प्रकार से ये लॉबिंग का कार्य करते हैं, दबाव समूह का कार्य करते हैं, क्योंकि इनका जो संगठन है वो आर्थिक, धार्मिक, श्रमिक और बौद्धिक दबाव गुटों के रूप में, यानी कि वो अगर कुछ सरकार से आर्थिक लाभ लेना चाहते हैं या धर्म की बारे में कुछ स्वतंत्रता चाहते हैं या कोई नीति में परिवर्तन चाहते हैं या श्रमिकों के, मजदूरों के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये प्रकार से लॉबी या गुट के रूप में कार्य करते हैं। इसलिए ये दबाव समूह ज़्यादा कहलाएंगे, न कि राजनीतिक दल। बहुदलीय पद्धति के लिए उत्तरदायी कारण और उनके परिणाम, यानी कि जो बहुदलीय पद्धति वहाँ पर रही है उसके क्या कारण रहे, इनके ऊपर दृष्टिपात करेंगे। पहला है ऐतिहासिक विरासत, यानी कि इतिहास में इनको यही चीज़ मिली है। फ्रांस में पिछले 100 वर्षों के संविधानों के कई रूप देखे और इसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं, इस कारण इनके अवशेष अभी बचे हुए हैं। अगर हम पिछले 100 वर्ष के इतिहास की बात करें, फ्रांसीसी इतिहास की, तो फ्रांसीसी इतिहास में पिछले 100 वर्षों में कई परिवर्तन आए, कई संविधान बने, कई, जैसे कि आज जिसकी बात कर रहे हैं हम पंचम गणतंत्र की कर रहे हैं, इससे पहले चतुर्थ गणतंत्र था, फिर तृतीय गणतंत्र, उससे पहले द्वितीय, दूसरा गणतंत्र, यानी कि अलग अलग संवैधानिक व्यवस्थाएं वहाँ पर रही और ये परिवर्तित होती रही है। और इस कारण से किसी न किसी चीज़ के अवशेष, यानी कि प्रथम गणतंत्र के, द्वितीय गणतंत्र के, तृतीय गणतंत्र के, चतुर्थ गणतंत्र के अवशेष आज भी वहाँ पर मौजूद है। फ्रांसीसी क्रांति के अवशेष भी आज भी वहाँ मौजूद है। नेपोलियन बोनापार्ट की शासन व्यवस्था के अवशेष आज भी वहाँ पर मौजूद है। इस कारण से जिस प्रकार की विचारधाराएं वहाँ पर रही है, जिस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर बची हुई है, जिस प्रकार के लोग वहाँ पर मौजूद है, उनके कारण से बहुदलीय व्यवस्थाएं वहाँ पर विद्यमान होती चली गई। इसलिए इसके गर्भ में जो है वो ऐतिहासिक विरासत रही है और इनका समर्थन व खंडन करने वाले अनेक दल बन गए, यानी कि कुछ दल ऐसे बन गए जो किसी व्यवस्था का समर्थन करते हैं, कुछ दल ऐसे बन गए जो किसी व्यवस्था का विरोध करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति और उसके बाद जो परिवर्तन हुए, जो गणतंत्र बने, जो शासन व्यवस्थाएं बनी, उनका पक्ष और विपक्ष को प्रकट करने वाले अनेक दल वहाँ पर बनते चले गए। इस कारण से बहुदलीय व्यवस्था वहाँ पर उजागर हो गई। शासन के मूल स्वरूप में भेद। फ्रांस में 1789 तक राजतंत्र रहा। सन 1789 जब फ्रांसीसी क्रांति होती है, उस समय तक फ्रांस में राजतंत्र विद्यमान था। ये जो क्रांति हुई थी, ये राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के विरुद्ध ही हुई थी और इनका समर्थन करने वाले अभी भी मौजूद है, यानी कि अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि फ्रांस में 1789 से पहले की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए, यानी कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली और जो वर्तमान का लोकतंत्र का स्वरूप है वो समाप्त हो जाना चाहिए। राजतंत्र और गणतंत्र का समर्थन करने वालों मतभेद होने के कारण से अनेक दल बन गए, यानी कुछ राजतंत्र के समर्थक आज हैं और कुछ गणतंत्र या लोकतंत्र के समर्थक भी आज मौजूद है। इसलिए जैसे जैसे संघ व्यवस्थाओं के समर्थक वहाँ पर हुए, वैसे वैसे राजनीतिक दल बनते चले गए। तो एक बड़ा कारण शासन के स्वरूप में भेद होना भी रहा था। तीसरा है फ्रांसीसियों का स्वभाव। फ्रांसीसी वास्तव में स्वभाव बहुत ही उतावले होते हैं और कुछ सोच विचार नहीं करते, और अगर किसी बात को लेकर मतभेद हो जाते हैं तो तुरंत राजनीतिक दल का निर्माण कर लेते हैं।
फ्रांसीसी लोगों के स्वभाव ने राजनीति में प्रत्यक्षतावादी प्रवृत्तियों को बल दिया है। ये लोग उतावले और भावनाशील होते हैं, अतः मामूली मतभेद पर नवीन दल बना लेते हैं। यानी बहुत उतावले हैं, जल्दबाजी बहुत करते हैं, सोचते विचारते नहीं है, ये भी नहीं सोचते कि उसका परिणाम क्या होगा, उनके पक्ष में होगा, उनके विपक्ष में होगा, और भावनाओं में बहते चले जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मैंने नए राजनीतिक दल का निर्माण कर लिया तो सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी, और यही सोचकर राजनीतिक दलों का निर्माण वो कर लेते। इसलिए एक बड़ा कारण फ्रांस में बहुदलीय पद्धति का फ्रांसीसी लोगों का स्वभाव भी है। प्रादेशिकता और क्षेत्रीयता, विशाल क्षेत्र के कारण प्रादेशिकता के आधार पर अनेक दल बन जाते हैं। यानी कि चूंकि वहाँ का विशाल क्षेत्रफल ज़्यादा है फ्रांस का बाकी अन्य यूरोपीय देशों की अपेक्षा, इस कारण से क्षेत्रवादी प्रवृत्तियाँ वहाँ पर विद्यमान हो गई। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आदि मतभेद पैदा हो गए, और इन मतभेदों के कारण से और साथ में साथ मजदूरों के कारण से, क्योंकि ट्रेड यूनियंस भी वहाँ पर है, दबाव गुट भी वहाँ पर है, इनके कारण से अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दल वहाँ पर बने गए, और ये एक बड़ा कारण रहा कि वहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था उत्पन्न हुई है। द्वितीय मतदान योजना, इसको शायद आप समझ गए होंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में मैं द्वितीय मतदान योजना पर विस्तार से बात करता रहा हूँ, चाहे फ्रांसीसी राष्ट्रपति की बात की हो अपन ने, चाहे प्रधानमंत्री की बात की हो, चाहे संसद की बात की हो, द्वितीय मतदान योजना सभी में आती है, क्योंकि फ्रांस में चुनाव इस द्वितीय मतदान योजना के माध्यम से ही होता है। संसद के चुनाव में इस योजना के कारण छोटे दलों को प्रोत्साहन मिलता है। इसका एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ द्वितीय मतदान योजना को, कि वहाँ पर जैसे भारत में समझिए पहले आप कि भारत में आम चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा चुनाव में किसी भी एरिया से, किसी भी क्षेत्र से, किसी भी निर्वाचक क्षेत्र से कितने भी व्यक्ति खड़े हो सकते हैं, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। फ्रांस में ऐसा नहीं है। फ्रांस में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कितने भी लोग खड़े हो सकते हैं, लेकिन निर्वाचित होने के लिए उनको बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। बहुमत का मतलब होता है वहाँ पर कि जितने भी वोट डाले गए उनका 50% प्लस 1। एग्जाम्पल स्वरूप मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में 5 लाख वोट डाले गए, विजेता होने के लिए 2,50,000 एक वोट कम से कम चाहिए, और पहले मतदान में ये किसी को प्राप्त नहीं होता। उसके पश्चात एक सप्ताह बाद दूसरा मतदान होता है। दूसरे मतदान में वही व्यक्ति उम्मीदवार रहते हैं जिनको प्रथम चुनाव में कम से कम 10% वोट मिले हो, कम से कम 10%। अगर 10% से कम वोट मिले तो उनको दूसरे मतदान के लिए हटा दिया जाएगा, और वही उम्मीदवार बचेंगे जिनको 10% वोट कम से कम पहले मतदान में मिले। और द्वितीय मतदान में केवल साधारण बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसका मतलब कि जो भी व्यक्ति खड़े हुए हैं उनमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वही विजेता घोषित होगा। ये है द्वितीय मतदान योजना, और इस द्वितीय मतदान योजना के कारण से बहुदलीय व्यवस्था को आश्रय मिला है, प्रोत्साहन मिला है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बहुमत प्राप्त कर लूँगा। अगर बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया तो कम से कम 10% वोट अवश्य प्राप्त कर लूँगा, ताकि दूसरे चरण के लिए, दूसरे मतदान के लिए मैं शामिल हो सकूँ। और इस प्रवृत्ति के कारण से बहुदलीय पद्धति का विकास फ्रांस में हुआ है। संसदीय प्रणाली जिसमें विधेयक समितियों और रिपोर्टरों के अधीन कर दिए जाते हैं, इससे भी दलों गुटों में बढ़ोतरी होती है, वे अपने प्रभाव की खोज में रहते हैं। संसदीय प्रणाली में कोई भी कानून सीधे कानून नहीं बनता। जब वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो प्रस्तुति के बाद उसको समितियों के पास भेज दिया जाता है, और समितियों में विभिन्न हितों वाले लोग होते हैं, और वो ये सोचते हैं कि उनके हितों से संबंधित कोई कानून आएगा तो वो उसमें अपने हितों की सुरक्षा कर पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि कैसे न कैसे करके संसद में पहुंचा जाए ताकि वो अपने हितों को वहाँ पर नियंत्रित कर सके, वहाँ पर प्रोत्साहित कर सके, इसलिए नए नए राजनीतिक दलों का निर्माण वहाँ पर हो जाता है। तो ये भी एक बड़ा कारण है फ्रांस में संसदीय शासन प्रणाली, जिसके कारण से बहुदलीय पद्धति का विकास वहाँ पर हुआ है। इस बहुदलीय पद्धति के परिणाम क्या हुए इसके बारे में बात करेंगे। बहुदलीय पद्धति के कारण से मिलीजुली सरकार का निर्माण होता है जो अस्थिर होते हैं। ये क्लियर बात है, स्पष्ट है कि जहाँ कहीं पर भी बहुदलीय प्रणाली होगी
वहाँ पर सरकारें स्थिर नहीं रह सकती। फ्रांस के भी अलावा एक दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने इटली का, जहाँ पर बहुदलीय प्रणाली है, और बहुदलीय प्रणाली के कारण से वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी सरकार ने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। तो ये इस बात का प्रतीक है कि अगर बहुदलीय प्रणाली होती है तो सरकारें स्थिर नहीं रह पाती और इस प्रभावशाली भी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे दल मिले हुए होते हैं और वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती, क्योंकि दूसरा दल टांग खिंचाई करने की कोशिश में लगा रहता है। लेकिन वर्तमान संविधान ने एक शक्तिशाली राष्ट्रपति की रचना कर इस समस्या को समाप्त कर दिया। वर्तमान में वहाँ पर शक्तियाँ जो है संसद के पास नहीं है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति के पास है। संसदीय और अध्यक्षीय शासन प्रणाली का मिश्रण होने के कारण से फ्रांस में राष्ट्रपति ज़्यादा शक्तिशाली है, प्रधानमंत्री और संसद उसकी अपेक्षा कम शक्तिशाली, और इस कारण से जो बहुदलीय पद्धति के अवगुण हो सकते थे वो फ्रांस में नहीं आ पाए। यानी कि बहुदलीय पद्धति होने के बावजूद भी फ्रांस बहुदलीय पद्धति के अवगुणों से बचा हुआ है। फ्रांस में राजनीति एक प्रकार का युद्ध है। अधिकांश फ्रांसीसी आपस में सहयोग नहीं करते और न ही वे दलीय अनुशासन निर्णयों को महत्व देते हैं। यानी कि आपस में सहयोग की भावना वहाँ पर कहीं पर भी पाई नहीं जाती। विशेष रूप से संसद के भीतर जो भी दल है वो एक दूसरे का सहयोग बिल्कुल भी नहीं करते, चाहे संकट का समय हो चाहे शांतिकालीन परिस्थितियाँ हो, एक दूसरे के विरोध के रूप में कार्य करते हैं। तो यह है फ्रांस में दलीय प्रणाली या राजनीतिक दलीय व्यवस्था। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस में दल अवश्य हैं, बहुदलीय प्रणालियाँ भी है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वहाँ पर बहुदलीय प्रणाली के अवगुण दृष्टिगोचर नहीं होते। इसका कारण वहाँ पर शक्तिशाली राष्ट्रपति की स्थापना करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह है फ्रांस का संविधान, और आज फ्रांस का संविधान पूर्ण हो गया है। और इसके साथ ही BA द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र प्रथम जो विश्व के संविधान है, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, चाइना और फ्रांस, इन 5 देशों का संविधान है, हम आज पूर्ण कर चुके हैं। आज अपना कोर्स कंप्लीट हो चुका है। सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो सारे के सारे हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर फिर भी कोई आपके मन में शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। और मेरा निवेदन आपसे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं और नए विचारों के साथ, नए वीडियोज़ के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।